शुरू करते हैं सेकेंड सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो दूसरे सेट में हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 68। और ये जो 68 हम देख रहे हैं इसमें डिवेंचर की बात है। जैसा हम सब जानते हैं कि डिवेंचर के नाम के पहले कोई परसेंटेज में लग सकता है। परसेंटेज में कुछ रहेगा तो उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। अगर किसी डिवेंचर के नाम से पहले परसेंटेज में दिया है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट बतलाता है। और दिए गए सवाल में 100 रुपये वाले डिवेंचर हैं, 1000 उनके संख्या है, 12% डिवेंचर है और 10% प्रीमियम की बात कर रहा। तो प्रीमियम से हमारा रेट बढ़ जाता है। तो रेट जो 100 था अब हो जाएगा 110 रुपया। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1000। डिवेंचर का नाम क्या है? 12% डिवेंचर। तो आगे सवाल में पूछता है कि ये 12% क्या है। तो 12% के लिए ऑप्शन दिया है रेट ऑफ डिविडेंड, ये गलत। बी में दिया है रेट ऑफ टैक्स, ये भी गलत। और सी में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। किसी भी डिवेंचर के नाम के पहले अगर कोई परसेंटेज में दिया है जो इंटरेस्ट रेट बतलाता है तो वही इसमें है और इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसी शुड बी ट्रीटेड, बहुत नॉर्मल सी बात कही गई है। मान लेना चाहिए। अगर कुछ इस बारे में नहीं लिखा है तो लीगेसी हम लोग क्या मान लेते हैं? ध्यान रखना है कि लीगेसी हमारा एक प्रकार का कैपिटल रिसिप्ट है और इस लीगेसी को हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं लियाबिलिटी साइड में। अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ये ए में लिखा है अलियाबिलिटी, बी में लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट जो गलत है, सी में लिखा है एन इनकम, ये भी गलत है, डी में लिखा है नन। तो ये कि लियाबिलिटी है तभी तो लियाबिलिटी साइड में लिखते हैं इसको। बैलेंस शीट के लियाबिलिटी साइड में लीगेसी को लिखते हैं अगर कोई क्वेश्चन में इंडिकेशन नहीं है तो इस प्रकार 69 का आंसर होगा ए। 70 देखते हैं। आय व्यय खाता बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये ऑल के द्वारा नहीं तैयार किया जाता है। जो बिजनेस संस्थाएं हैं उनसे भी नहीं, इंडस्ट्री द्वारा भी नहीं। तो कौन सा है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाला है उन्हीं के द्वारा इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। तो इस प्रकार 70 का आंसर होगा सी, जो सही आंसर है। 71। अदत्त चंदे को दिखलाया जाता है। जो हमारे चंदे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, असल में सब्सक्रिप्शन हमारे इनकम है, जो करेंट ईयर में मिल जाते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू इनकम है। उनको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में एज इनकम दिखलाते हैं। लेकिन जो करेंट ईयर का बाकी रह गया सब्सक्रिप्शन फ्यूचर में मिलने की आशा है, और जो हमें फ्यूचर में मिलने की आशा है वही हमारे लिए एसेट है। तो करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग रह गया बाकी है इसलिए वो एसेट है, उसको बैलेंस शीट में भी दिखलाते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। तो देखते हैं मैच कौन सा करता है। तो 71 का जो आंसर पहला ही है ए, संपत्ति भाग में को हम लोग शो करेंगे क्योंकि एसेट है। कैसे पहचाना एसेट है? एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज नॉन एज एसेट। तो उसी पोजिशन में है। नेक्स्ट 72। आय व्यय खाता होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इसमें नेचर पूछ दिया। हम सब जानते हैं कि आय व्यय खाता से या तो आय पता लगेगा या फिर व्यय पता लगेगा, और जो खाता ये आय और व्यय बतलाता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो क्लियर कट है, इसमें लिखा है इसका सी। इसका आंसर होगा सी, नॉमिनल अकाउंट। नेचर पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं 73। यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो, कुछ नहीं लिखा है, सवाल के बारे में इंडिकेशन नहीं है, ऐसे ही सिंपल सवाल दिया हुआ, तो प्रवेश शुल्क को हम लोग क्या मानते हैं? सीधे इनकम मानते हैं उसको। इनकम मतलब रेवेन्यू इनकम। तो देखते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट तो है नहीं तब, और इसका बी आंसर होगा
आयगत आय, रेवेन्यू इनकम। अगर क्वेश्चन में कुछ लिख दिया तो खैर उसके अनुसार माना जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एनीथिंग अबाउट इट, तब इसको सीधे हम लोग रेवेन्यू इनकम मानते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 74। 74 में जो आपको लिखा है, 74 में निम्न में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? है नहीं, नहीं है। मतलब वो संस्था बताइए जो कि सर्विस में डील नहीं करती हो। अगर सर्विस में डील करे तो समझ जाना कि एनपीओ है। ये वही पूछ रहे हैं कि कौन है जो सर्विस में डील नहीं कर रही है, यानी एनपीओ नहीं है। तो कॉलेज, कॉलेज सर्विस डील कर रहा है इसलिए एनपीओ है। बी में कहता है खेल कूद का जो क्लब है ये भी सर्विस में डील कर रहा है, ये भी हमारा एनपीओ है। मारुति उद्योग ये हमारे सर्विस में नहीं है। मारुति बेचने के लिए हमें पार्ट्स खरीदने होंगे, आयरन स्टील खरीदने होंगे, फिर बनाकर मारुति को सेल करने होंगे। तो जिस व्यापार में हम सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, तो वो हमारे एनपीओ नहीं है। और वही सवाल पूछ रहा है कि निम्न में कौन एनपीओ नहीं है, लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। तो इसमें वही दिखाई पड़ रहा है, इसमें नीचे मारुति उद्योग। नेक्स्ट 75। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। जो प्राप्तियां हमारे हैं वो 4 प्रकार की हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। दूसरे को कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। हो गए प्राप्तियां। एक है रेवेन्यू पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। दूसरे कहलाते हैं कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ दिखलाने की बात कर रहा है। लिखते हैं ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर साउंड, जितने कैपिटल नेचर वाले हैं सब बैलेंस शीट में जाते हैं। तो कौन सा मैच कर रहा? ये बी मैच कर रहा। जितने कैपिटल नेचर के हैं सब बैलेंस शीट में जाते हैं और वही पूछ रहा। तो नेक्स्ट 76। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। अगर कोई संस्था चंदा प्राप्त करती है, रिसीव करती है, तो है क्या? देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है या ये दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं है। अगर सामान्य बात लिखी गई है चंदा रिसिप्ट के बारे में, सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव करते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है इसलिए हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। तो इसका बी मैच कर रहा है, क्योंकि एक ही समय में एक कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो सकता। अगला पॉइंट 77। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? पहले सवाल पूछा था अलाभकारी संस्था नहीं है, ये पूछा था, लेकिन अब कह रहा है कि कौन है अलाभकारी संस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं सर्विस डीलिंग वाली, सामान खरीदना कुछ भी या कुछ सामान बेचना जिसमें काम हो रहे हों, वो एनपीओ में नहीं आते। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बिहार एकेडमिक काउंसिल, ये जो बिहार एकेडमिक काउंसिल है फर्स्ट टाइम दिखाई पड़ रहा। ये एकेडमिक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बता रहे हैं ये। और ये जैसे अपना बिहार काउंसिल है, जो बोर्ड होते हैं झारखंड काउंसिल है, इसमें क्या है सर्विस वाली बात है। तो ये पहला ही है बिहार एकेडमी परिषद, बिहार काउंसिल, ये हमारे हो गए एनपीओ। तो आंसर इसका हो जाएगा 77 का ए। 78। साझेदार के आहरण पर पूंजी खाता को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू। जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग, उसको कहाँ डेबिट करते हैं? बिल्कुल डेबिट तो करते हैं, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए। 78 का आंसर है ए। एक और पॉइंट है 79, क्वेश्चन नंबर 79।
साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। जो पार्टनर्स कैपिटल है हम लोग उस पर ब्याज निकाल सकते हैं अगर इस तरह की व्यवस्था दी गई है तो, लेकिन किस पर निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे या क्लोजिंग कैपिटल पर निकालेंगे या एवरेज कैपिटल, या इसमें से कोई नहीं। तो सामान्य बात कही गई है कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं, जो सामान्य नियम इसका है, क्लोजिंग पर नहीं निकालते। इस प्रकार 79 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता? तो पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन सा आइटम है जो लाभ हानि विनियोजन में लिखा जाता है। वो कौन से आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं। अगर ये हमको पता लग जाए तो नहीं लिखे जाने वाला आसानी से मालूम हो जाएंगे। तो आप याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, salary to partner, commission to partner, remuneration to partner, bonus to partner, share in profit, पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट, ये आइटम लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो पार्टनर्स को या ऑनरशिप में जो लोग हैं उनको जो भी आइटम में हिस्सा मिलता है उसी आइटम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। और बाकी जो बाहरी लोग हैं अदर देन ऑनरशिप, उनका आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। देखते हैं कौन सा आइटम है इसका। इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये तो लिखा जाता है। सवाल ऊपर कह रहा है कि नहीं लिखा जाता है, उनको तलाश करना है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लिखा जाता है। पार्टनर के सैलरी ये भी लिखा जाता है। मैनेजर्स कमीशन, ये मालिक लोग नहीं है, तो मैनेजर की जो कमीशन है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता और यही सवाल पूछ रहा है। इसलिए 80 का जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है। द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज। अब जैसे कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर का, वैसे ही उनका करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो कह रहे कौन सा बैलेंस दिखलाता है? तो पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट में डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं, डेबिट भी कुछ करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। जब बैलेंस इसका निकाला जाता है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है। सीआर बैलेंस भी हो सकता है, डीआर बैलेंस भी हो सकता है। तो कुछ यही बता रहा है। तो डेबिट बैलेंस यस ये भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस ये भी हो सकता है। सी में कहता है कि दोनों में से कोई भी एक, तो ये सही लग रहा है, या तो डीआर या फिर सीआर हो सकता है। तो 81 का आंसर होगा सी। याद रखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डीआर भी या फिर सीआर भी, इसमें से कोई एक बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट 82, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 4,05,000 हो एवं कुल बाहरी लेनदारी 55,000 हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। एक फॉर्मूला है कि अगर इस तरह से हमें टोटल संपत्तियां मालूम हो, टोटल एसेट्स मालूम हो और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मालूम हो, इसमें दिया हुआ है टोटल संपत्ति है 4,05,000 और जो बाहरी लेनदारी है वो हमारा दिया है 55,000। तो कैपिटल निकालना, तो एक फार्मूला है कि कैपिटल इज इक्वल टू, फार्मूला हम दिखला सकते हैं साइड में आपको, यहाँ पर दाहिने साइड में, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अब पुट करके देखते हैं कैपिटल निकल जाएगा। तो 4,05,000 माइनस 4,05,000 अभी दिखाते हैं आपको इस पर।
4,05,000 माइनस 55,000, अब कितना आएगा? 3.5 लाख आएगा ये। और ये 3.5 लाख हमारा क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। तो 2 पॉइंट है, हमें टोटल एसेट्स मालूम है, हमें एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ मालूम है, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, कैपिटल निकल जाएगा। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लिएबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। तो 3.5 लाख ये ए में आके मैच कर रहा है, तो 82 का आंसर हमारे हिसाब से होगा ए। क्वेश्चन नंबर 83। एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? हम सब जानते हैं कि किसी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनकी मैक्सिमम संख्या और मिनिमम संख्या, ये हम लोग को पता है। मिनिमम कम से कम 2 हो सकते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो इसका आंसर है मैक्सिमम के नाम पर सी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा सी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन, इनमें से सभी। हम सब जानते हैं कि जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप उसी के बेस पर जन्म लेता है। पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट होगा चाहे वो लिखित भी हो सकता है फिर ओरल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ओरल है तब भी पार्टनरशिप का जन्म हो जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो उस ओरल एग्रीमेंट को आप लिखित में कन्वर्ट कर लें तो वो लिखित एग्रीमेंट हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, मौखिक या लिखित। तो इसका सी आंसर होगा मौखिक या लिखित। ये सभी एक ही बार में नहीं होगा, तो सी इसका आंसर 84 का। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा? यदि 3 वर्षों के लाभ 4,000, 5,000, 6,000 थे, इसमें गुडविल निकालना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। वैसे कई सारे मेथड्स हैं, उन तमाम मेथड्स में एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता क्या है कि कई सालों का प्रॉफिट दिया है, उस बेस पर हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल आ जाता है। तो फॉर्मूले की बात है। तो इसमें 3 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट, इसके बेस पर हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं, जोड़ लेते हैं, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5, 4, 9, 6, 15, तो 15,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 5,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इस एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल निकल जाए। तो हमारे नंबर ऑफ परचेज दे रखा है 2, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर, तो दुगुना कर दीजिए उसको, 10 हो जाएगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10,000, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखते हैं 10 मैच कर रहा है यहाँ पर ए, 85 का आंसर हो जाएगा ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, बगैर फार्मूला याद रखे थोड़ा सा मिसिंग होगा नंबरिकल में। तो उस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्टिव को मैच करा लिया। ऐसे भी ओरल बन सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत रफ कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 86। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। जो हमारे एकाकी व्यापार हैं, जो हमारे एकाकी व्यापार कहता है कि उसमें गुडविल का मूल्यांकन करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? लिखा है कि जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं क्या कह रहा। ऑन द सेलिंग ऑफ द फर्म, ये बेचने पर ही क्या उसका मूल्यांकन करेंगे ख्याति का, और नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा, गलत लग रहा है ये। अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर, जब किसी दूसरे व्यक्ति को हम पार्टनर बनाते हैं तो बिल्कुल मूल्यांकन करते हैं भाई। वो सवाल कह रहा है कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी। जब नया पार्टनर आता है तो हम लोग गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। तो सी में कहता है कि संपदा के निर्धारण पर
ऑन एस्टिमेशन ये भी नहीं है, एस्टिमेट पर भी गुडविल का मूल्यांकन नहीं करते। डी में कहता है व्यापार बंद करने पर, व्यापार बंद करने पर ऑन क्लोजिंग ऑफ द फर्म। ये सही है कि जब हम लोग व्यापार को बंद करेंगे तो गुडविल को मूल्यांकन काहे लिए करेंगे, किसको बेचना है, किसको देना है, कुछ नहीं करना है। जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो गुडविल किस बात के। तो जब जब हम लोग व्यापार को बंद करने की बात करेंगे उस समय गुडविल के मूल्यांकन नहीं करना है, बाकी अन्य परिस्थितियों में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल वही है कि ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है जब व्यापार हम बंद कर देंगे। तो इस तरह आंसर इसका होगा डी, 86 का आंसर डी। आगे चलते हैं 87 की तरफ। गुडविल की बात चल रही है। डैश की प्रकृति की ख्याति का स्तर ऊंचा होता है। गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज हाई लेवल। हम सब जानते हैं गुडविल के कई प्रकार होते हैं, कई काइंड्स ऑफ गुडविल हैं, उनके नेचर के हिसाब से इसका प्रकार है। तो उसमें है, एक होता है कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल। अब ये सब टाइप्स ऑफ गुडविल हैं। अब इसमें देखना है कि लेवल ऊंचा किसका है। तो ये जो जानवरों का नाम दिया गया है, अगर इनको आप जब देखिए और आइडिया लगाइए किस जानवर का वो लेवल हाई है, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा गुडविल किसका होगा। तो कैट, कुत्ते, चूहे और खरगोश, इन सब में देखते हैं तो जो डॉग है, जो कुत्ता है, बड़ा हाई लग रहा है ये, इसलिए इसमें जो होगा हाई, जो उच्च स्तर का गुडविल हमारा जो ये टाइप का होता है, डॉग टाइप का, ये है। तो 87 का जो आंसर होगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। फर्म ने एक अनुबंध से जिसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा बहुत अधिक अवास्तविक लाभ कमाया है। ऐसी स्थिति में इस अनुबंध से कमाया लाभ डैश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा है। फर्म हैज़ अर्नड exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the profit from this contract will not be included in कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये जाकर सबसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको उसमें ऐड नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से चूँकि एक्सेप्शनल चीज़ है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट को हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने में शामिल नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट से अलग कर लेते हैं जब गुडविल निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी आंसर हो जाएगा 88 का। 89। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। वही फिर फॉर्मूले की बात आएगी। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट। फर्म ने प्रथम 3 वर्षों में पहले 3 वर्षों का लाभ दिया है 20,000, 18,000, 9,000, और 2 वर्षों में 2,000 और 5,000 की हानि उठाई। देखो पूरे 5 साल के दिए हैं। शुरू के 3 सालों में लाभ निकला है, अंतिम 2 वर्षों में हानि है। इन 5 वर्ष के जब आपस में मिलाएंगे प्रॉफिट को तो नॉर्मली हानि इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो नीचे हम लिख देते हैं, इसमें नीचे एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट सर कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 ऐड करना है, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, क्योंकि ये लॉस है इसलिए डिवाइडेड बाई 5। ये 5 सालों के प्रॉफिट हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जोड़कर देख लीजिए। 7,000 माइनस में 2, ये 40,000 आएगा। 40,000 डिवाइडेड बाई 5, 40,000 डिवाइडेड बाई 5, और इस तरह काट करके आएगा 8,000। तो on the basis of given profits, we have calculated average profit 8,000
8,000 हमारे आ गए एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल, तो देखते हैं नंबर अब कितना दिया है परचेस। 2 ईयर्स दिया है, सॉरी 1.5 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे भी आपको पता है कि 8,000 गुने 1.5 गुना कर दीजिए तो 12,000 आ जाएगा। ये सीधे 12,000 आ जाएगा इसका। तो देखते हैं 12,000 कहाँ मैच कर रहा। तो 89 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। ये गुडविल का वैल्यू है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 है और इसमें भी वही लिखा हुआ कुछ, द कैपेसिटी ऑफ डॉट 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 नेचर ऑफ गुडविल इज लो। ये कहता है किस गुडविल, टाइप लिखा है, फिर रेड गुडविल, कैट गुडविल, रैबिट गुडविल, डॉग गुडविल, दीज आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। इसमें किस गुडविल की क्षमता सबसे कम है। तो इसमें भी जानवरों के नाम दिए गए हैं, जो हमारे पशु हैं, जो जीव हैं। अब इन जीवों की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी, उससे आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे नाजुक, सबसे सॉफ्ट कौन जीव है इसमें। नाजुक सॉफ्ट का मतलब वो साइज छोटा बड़ा से नहीं है, उनके जान बहुत कमज़ोर है, मौसम का बहुत असर पड़ता है, ठंडा गर्मी एकदम बेचारे परेशान हो, तड़पने लगते हो। तो रैट बड़ा बदमाश है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता जल्दी। तो ये रैट भले छोटा दिखता हो लेकिन बहुत बदमाश है ये। बिल्ली, ये भी वही हालत है, मौसम चाहे जो बदल जाए एकदम फांती रहती है। एक दिखाई पड़ रहा रैबिट, एक और है कुत्ता, कुत्ता की वही हालत है, बहुत मजबूत है ये। तो ये 3 जो जीव दिखाई पड़ रहे हैं, रैट ये भी मजबूत हैं, बिल्ली मजबूत है, कुत्ते मजबूत हैं। और इन चारों में जो कंपेयर करते हैं, रैबिट खरगोश बेचारा बड़ा सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है ये। इस पर गर्मी का भी वही असर पड़ता है, मरने मरने को हो जाता है। बहुत सर्द मौसम हो उसके साथ एकदम बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक है। इसलिए इसके शारीरिक बनावट के हिसाब से गुडविल की क्षमता कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी क्षमता बहुत कम है, इसलिए इस टाइप की जो गुडविल है उनकी क्षमता भी कम है। और अतः हमारा जो आंसर होगा 90 में वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। जब कंपनी प्रवर्तकों को उनके सेवाओं के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गमित करती है तो रामचा की प्रविष्टि होगी। हम सब जानते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं उनको भी कई बार कंपनी शेयर जारी करती है उनके सेवाओं के बदले में, और जो उनके सेवाओं के बदले में जारी करती है कैश तो मिलता नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी है कंपनी फॉर्म कराने में। तो और कई तरह से बनते हैं, कई बार हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं तो शेयर कैपिटल कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट करते हैं तो शेयर कैपिटल कर लेते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस में भी कई बार लोग डाल देते हैं चीज़ को। यानी वो कंपनी को कैश नहीं मिला, चेक नहीं मिला, इसलिए बैंक डेबिट नहीं होता। तो सीधे उसका जो सीधे सीधे देखें कौन सा मैच करता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो मिला ही नहीं है, इसमें डेबिट क्यों होगा, ये गलत था। बी में लिखता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये सही है। गुडविल अकाउंट डेबिट, एक गुडविल क्रिएट किया गया उस पर्सन के लिए, उस प्रमोटर के नाम से, और ये बिल्कुल सही है। तो 91 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। 92 में देखते हैं क्या है इसमें। जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम सब जानते हैं कंपनी अपने शेयर को जारी करती है एट पार, एट प्रीमियम और कभी कभी एट डिस्काउंट कर सकती है। अब जो कॉल्स हैं, अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, कॉल्स, तो किसके साथ प्रीमियम की बात चलती है। तो एक प्रीमियम के बारे में बता दें कि अगर कंपनी द्वारा शेयर को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी रिसीव्ड एप्लीकेशन के साथ भी आ सकते हैं प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ भी आ सकते हैं, किसी भी कॉल के साथ आ सकते हैं या सबके साथ आ सकते हैं। यानी प्रीमियम का कोई पक्का, कोई तय नहीं है कि किसके साथ प्राप्त होगा, कोई बंदिश नहीं है। डिपेंड करता है कंपनी किसके साथ प्रीमियम रिसीव कर रही है। तो देखते हैं मैच। अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, ये भी हो सकता है सही। अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। अलॉन्ग विथ कॉल्स, कॉल के साथ भी प्रीमियम हो सकता है।
डी में कहता है अलॉन्ग विथ एनी ऑफ दीज, उनमें से किसी एक के साथ, बिल्कुल ये सही है डी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी बिल्कुल सही आंसर है। 93, अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं, तो क्या कहलाता है? एन इशू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड। एक तो कंपनी पब्लिक में शेयर जारी करती है, वो पब्लिक इशू है, पब्लिक ऑफर है। और एक और तरीका है, कोई सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस है, चुने हुए लोग हैं, उन्हीं को जारी करती है। तो जब ऐसे होगा, चुने हुए लोगों को जारी करेगी, तो उसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। तो देखते हैं कहीं है कि नहीं इसमें है बी, ये सिलेक्टेड लोग हैं जिनको कंपनी ने शेयर जारी किया है। तो थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, अंशों की निजी व्यवस्था हिंदी में कहते हैं इसको। तो आंसर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज और नेचर पूछ दिया इसमें। हम लोग पहले कई सवालों में जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, चाहे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो, या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हो। ये जितने अकाउंट का नाम लिया, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट हैं। और पर्सनल अकाउंट में कौन अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो बस सीधा सीधा जवाब इसका होगा 94 का आंसर ए होगा। 95 देखते हैं, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। क्या ऑप्शन है? एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पर, एट फेस वैल्यूज। इसमें देखते हैं नई कंपनी जो नए कानून के हिसाब से है, तो नॉर्मली अपने शेयर को डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती है, सीधी सी बात है। प्रीमियम पर जारी कर सकती है, एट पार जारी कर सकती है, अंकित मूल्य पर जारी कर सकती है। तो ये ए इसका आंसर होगा। इसी पर जारी नहीं कर सकती, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में नहीं कर सकती, हाँ तो डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती। तो 95 का आंसर हो गया ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन 96, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कांट बी अप्लाइड फॉर। ये सवाल ये कहता है कि जो हमें प्रीमियम की राशि मिलती है, जो प्रीमियम का अमाउंट हम रिसीव करते हैं, उसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? कंपनी ये प्रीमियम के अमाउंट को कहाँ इस्तेमाल करती है, किस काम के लिए कर सकती है? तो आप याद कर लेते हैं कि अगर हमने डिस्काउंट पर जारी किया है अपने डिवेंचर्स को, डिस्काउंट पर जारी किया है, डिवेंचर नुकसान हमारा हो गया है, या शेयर को डिस्काउंट पर जारी किया है, तो इस डिस्काउंट को समाप्त करने के लिए प्रीमियम की राशि इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें बोनस शेयर जारी करना, चूँकि बोनस शेयर कंपनी फ्री में जारी करती है, तो लॉस तो होगा, तो ये बोनस शेयर पर जो नुकसान हो रहा, जो लॉस हो रहा, इस लॉस को प्रीमियम से एडजस्ट कर सकती है, इस्तेमाल करेगी प्रीमियम को। या कंपनी के फॉर्मेशन में कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है, तो इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को सेटअप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए प्रीमियम के अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मोटा मोटी बात हो गई। मैंने यहाँ हम लोग प्रीमियम की राशि को इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल कहता है कि प्रीमियम का प्रयोग नहीं कर सकता, तो जो आपका दिया हुआ है पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, हमारे जो मेंबर्स हैं इनको डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड चुकाने के लिए प्रीमियम की राशि का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो नीचे लिखा है बोनस शेयर के लिए, वहाँ कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, उसके लिए भी कर सकते हैं। डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, उसको भी कर सकते हैं। तो एकमात्र ए इसका आंसर है 96 का, डिविडेंड चुकाने में प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट 97, ऋण पत्रों पर कटौती के शेष को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन। पहले बता दें कि जो हमारे डिवेंचर्स के जो डिस्काउंट है, एक तरह का नुकसान है, लॉस है। अगर हम डिस्काउंट और डिवेंचर्स अकाउंट खोले हैं, तो हो सकता है एडजस्ट करने के बाद कुछ बैलेंस बच जाए।
अभी हमने पढ़ा कि प्रीमियम के अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं डिस्काउंट और डिबेंचर को एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्ट करने के बाद हो सकता है कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स का बैलेंस बच जाए, तो इस बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है। पक्की बात है ये, इधर दिखलाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखलाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखलाया जाता है, जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट। अब देखते हैं सवाल कुछ ऐसा ही है, इसमें कहाँ दिखलाएंगे? एसेट साइड में पहला ही इसका आंसर है 97 का ए। फुट नोट में जाएगा नहीं, लायबिलिटी साइड में जाएगा नहीं, नन ऑफ दीज में जाएगा नहीं। हालांकि नई जो व्यवस्था आई है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, फिर भी बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, लेकिन इसको एडजस्ट करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ लेकर चले आते हैं। तो बैलेंस शीट में तो है ही, अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस में इसको माइनस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक एसेट साइड में दिखाई पड़ेगा। तो जो हमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 98, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभों को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। अभी जो हमें नया जो प्रोविजन आया है उसमें बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हम लोग हेडिंग वाइज लिखने लगे हैं, हेड बना बना लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि जो प्रीमियम है डिवेंचर इशू करने पर, इस प्रीमियम को किस हेड में लिखा जाएगा? ये कंपनी का केस है, तो किस हेड में लिखा जाए? देखते हैं हेड कौन सा दिया है। नॉन करंट एसेट, इसमें तो आएगा नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में इसको लिखा, पहले मैंने बताया था इसके साथ एडजस्ट किया जाता है। तो ये हमारे नए बैलेंस शीट नई प्रोविज़न के हिसाब से एक हेडिंग बना है रिजर्व एंड सरप्लस, और इसी हेडिंग के अंदर हम लोग लेके आते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसी हेडिंग में आता है। तो इस तरह इसका आंसर होगा बी, 98 का आंसर हो जाएगा बी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 99, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये पहले भी आ चुका है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज अ डैश फॉर कंपनी। अगर डिवेंचर जो हम इशू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं, तो नेचुरली जितना अमाउंट होगा जो एट पार उसका जो रेट है उससे ज़्यादा मूल्य पर जारी कर रहे हैं। तो जितना लिखित अमाउंट है उससे ज़्यादा पर आप जारी करोगे तो फ़ायदा ही होगा। तो फ़ायदा का हम लोग कैसे देखें? मैच कराते हैं। ये कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, नहीं, ये गलत है। प्रॉफिट तो है लेकिन देखते हैं इसमें और कुछ दे रखा है सर, तो वो भी गलत है। और ये प्रॉफिट का दूसरा रूप है पूंजीगत लाभ है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए ये आएगा कैपिटल प्रॉफिट 99 का सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन 100, ये 100 पूरा हो रहा है हमारे दूसरे सेट का। ऋण पत्र पर ब्याज होता है। अब ये दिया हुआ जो हमारे डिवेंचर है, नॉर्मली डिवेंचर का कितना रेट होता है ब्याज का, तो ये तो बड़ा कहना मुश्किल है कि जो हम डिवेंचर जारी करते हैं या कंपनियां जारी करती हैं उस पर फिक्स रेट पहले से तो है नहीं कि हम लोग बताएं। तो 12 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, कोई निश्चित रेट नहीं है। लेकिन हाँ, वो कितना है ये नहीं पता है, लेकिन रेट होता है। अब कितना होता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ ब्याज का रेट होगा, एक दर होगा। तो ऑप्शन मैच कर रहा है 100 का, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अब ये कहता है कितना परसेंट होगा, ये नहीं है, क्योंकि वो रेट वाली पहले से बात नहीं कि 12 है या 10 है क्या। हाँ, लेकिन होता है, ब्याज तो होगा, एक दर होगा, कितना होगा ये नहीं होता इसमें। तो चलिए सी आपका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड जो सेट हमारा है। तो उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनोगे मेरी बात को
और पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ अगले एग्ज़ाम में आप तैयारी करोगे। अभी भी टाइम है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।